हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे पीटी के बारे में, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर के बारे में। आईएनआर क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना जैसे हम लोग बोलते हैं पीटीपीसी आईएनआर। तो आईएनआर क्या होता है, इसके कैलकुलेट करने के क्या फार्मूला होता है, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइप का क्या प्रोसीजर होता है, इसके कितने मेथड्स होते हैं डिटरमाइन करने के लिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों हम लोग पीटी को डिटरमाइन करते हैं, पीटी टेस्ट क्यों कराते हैं हम लोग, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जब भी आए तो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में कि जो पीटी होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो जो पीटी होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम लोग मेज़र करते हैं टेस्ट करने के लिए कि किसी भी अगर इंडिविजुअल को अगर चोट लगी है या एक्सीडेंटल केस है तो उस कंडीशन में उसका ब्लड कितना देर तक ब्लीडिंग कर रहा है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग पीटी करते हैं। या कोई भी पर्सन का ऑपरेशन होने वाला है तो उसके पहले जो ऑपरेशन होता है उससे पहले हम लोग पीटी कराते हैं, ताकि वो डॉक्टर्स जो होते हैं जान सके कि हम लोग अगर कट लगा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पेशेंट का ब्लड कितना देर तक ब्लीड करेगा, यानी बाहर मतलब बहेगा। ठीक इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग पीटी टेस्ट लगाते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये जो होता है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स कुछ हो जाते हैं, इसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग पीटी कराते हैं। इसको हम लोग आईएनआर भी बोल देते हैं, आईएनआर टेस्ट। ये जो होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे कि आईएनआर क्या होता है, और इसको भी कैलकुलेट करने के भी टेक्निक्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। इसमें जो मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में दो प्रकार के हैं, क्विक मेथड है, एक ऑटोमेटेड मेथड है। क्विक मेथड हम लोग जनरली क्विक मेथड करते हैं, जिसके पास जो छोटे छोटे लेबोरेटरीज होते हैं उसमें क्विक मेथड अपनाए जाते हैं, और जो मतलब ज़्यादा बड़े लेबोरेटरीज होते हैं उसमें ऑटोमेटेड मेथड का यूज़ किया जाता है। क्विक मेथड में क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे प्रोसीजर इसका। लेकिन जो ऑटोमेटेड मेथड होता है उसमें भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है और एक होता है ऑप्टिकल मेथड होता है। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है उसमें जो इम्पीडेंस स्टील बॉल जो होता है, इसके बेसिस पे इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं पीटी को। इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब होता है स्पेशलाइज्ड, उसमें स्ट्रिप बने होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रिप बने होते हैं, जिसमें जो नीचे होता है, नीचे का पोर्शन थोड़ा सा चिपटा होता है, ठीक दोनों तरफ से। उसमें क्या होता है कि एक बॉल पड़ा होता है जो कि स्टील का होता है, इसलिए इसमें स्टील बॉल का जिक्र किया गया है। उसमें स्टील बॉल होता है, उसमें क्या करते हैं रिएजेंट, जो पीटी का जो रिएजेंट होता है वो, और जब हम लोग प्लाज्मा को इसमें मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम लोग मशीन में डाल देते हैं, तो क्या करता है मशीन इसको इंक्यूबेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बॉल होता है मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, और जब तक कि उसमें क्लॉट ना बन जाए। जो प्लाज्मा जब क्लॉट बन जाता है तो बॉल रुक जाता है, और तब तक मशीन जो होता है रीडिंग ले चुका होता है, उसको शो करता है डिजिटली, तो हम लोग नोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इम्पीडेंस स्टील बॉल मेथड हो गया। उसके बाद से ऑप्टिकल मेथड आता है, तो इसमें टर्बिडोमेट्री मेथड आता है और लाइट स्कैटरिंग होता है। लाइट स्कैटरिंग में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट लेंसेस लगा देते हैं, और उसके मदद से हम लोग वो जो लाइट पास कराते हैं तो लाइट स्कैटर होता है, ठीक। तो उसके बेसिस पे हम लोग मेज़र कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जब ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो सोडियम साइट्रेट जो ट्यूब होता है उसमें कलेक्ट करते हैं ब्लड सैंपल को। तो जो सोडियम साइट्रेट होता है वो जो होता है उसमें 3:2% का जो होता है सोडियम साइट्रेटेड जो ट्यूब होता है उसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं, जिसमें 1:9 का रेशियो लेते हैं। यानी 1 पार्ट जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है और 9 पार्ट जो होता है वो ब्लड होता है, ठीक। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, सोडियम जो साइट्रेट होता है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को रोकता है। यानी ये क्या करता है कि कैल्शियम का यूज़ कर लेता है, जो भी ब्लड में कैल्शियम होते हैं उसको यूज़ करके सोडियम साइट्रेट के साथ मिलके वो क्लॉट होने से रोक देता है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लाज्मा को निकाल लेते हैं। प्लाज्मा निकालने के बाद से प्लाज्मा को हम लोग जब रिएजेंट से मिक्स करते हैं तो जो प्लाज्मा में टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है कैल्शियम से रिएक्ट करता है और वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक। ये जो कैल्शियम है वो रिएजेंट में प्रेजेंट होता है, और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये दोनों कंबाइन करके क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक।
ये इसका प्रिंसिपल हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो सबसे पहले एक रिएजेंट होता है पीटी का, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसमें क्या होता है, CaCl2 का मिक्सचर होता है। उसके बाद आता है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब हमको 1 या 2 रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है स्टॉप वॉच। जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें स्टॉप वॉच रखे रहते हैं कि कितना देर में ये क्लॉट बन रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज होता है, माइक्रोपिपेट होता है, माइक्रोपिपेट टिप होता है, और जो हम लोग वायल यूज़ करते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट जो होता है वो सोडियम साइट्रेट होता है, जिसका जो रेशियो है 1:9 होता है, और परसेंटेज में बात करें तो 3.2% का होता है। और वाटर बाथ की ज़रूरत होती है, जिसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग हीटिंग मतलब उसको बॉयल कराते हैं। ठीक, उसके बाद अगर प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम साइट्रेटेड वायल जो होता है उसमें ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद से उसको हम लोग कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 2500 से 300 RPM पे 15 मिनट के लिए। ठीक, वैसे में प्रैक्टिकली देखें तो 5 से 10 मिनट में ये सेपरेट हो जाता है, लेकिन 15 मिनट हम लोग करना कंपलसरी होता है। ठीक, जब सेपरेट करने के बाद उसमें से प्लाज्मा हम लोग अलग कर लेते हैं, और जो क्लॉटेड ब्लड होता है उसको उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद से 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जिसको लेबल करते हैं टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। टेस्ट 1 जो होता है उसमें हम लोग प्लाज्मा को ऐड करते हैं। ठीक, प्लाज्मा को ऐड करने के बाद से टेस्ट 2 जो होता है उसमें कंट्रोल प्लाज्मा, जो कि रिएजेंट के साथ जो मिला होता है कंट्रोल्ड प्लाज्मा, जिसका जो रिजल्ट होता है वो फिक्स होता है। ठीक, उसको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद से इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्यूबेटर में डाल देंगे इंक्यूबेट होने के लिए। ठीक, इंक्यूबेट होने के बाद से हम लोग एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, जिसमें हम लोग प्री वार्म्ड हम लोग उसमें रिएजेंट ऐड करेंगे, जिसको रिएजेंट ऐड करेंगे जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। जितना अमाउंट में हम लोग सैंपल ऐड किए होते हैं उसके डबल अमाउंट में हम लोग को रिएजेंट ऐड करना होता है। अगर हम लोग 10 माइक्रोलीटर प्लाज्मा ऐड किए हैं तो 20 माइक्रोलीटर हमको रिएजेंट ऐड करना होता है। मतलब जितना हम लोग सैंपल यूज़ किए हैं उसके डबल अमाउंट में हम लोग रिएजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद से जैसे ही ऐड करेंगे तो हम लोग स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। वॉच जो स्टार्ट करने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, उस मिक्सचर को जो रिएजेंट और प्लाज्मा को मिक्स किए थे उसको क्या करेंगे कि वाटर बाथ में हम लोग हॉट करेंगे उसको भी, और सेक करते रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्लॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद से लास्ट में जब क्लॉट हो जाएगा तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक, ये हो गया इसके प्रोसीजर के बारे में, पीटी के प्रोथ्रोम्बिन टाइम के प्रोसीजर के बारे में। ठीक, अगर हम लोग नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 11 से 14 सेकेंड होता है, यानी इतने देर के बाद वो ब्लड जो होता है क्लॉट हो जाता है। अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो रहा उतनी देर में, तो उसका जो ब्लीडिंग टाइम है वो ज़्यादा है, या तो उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स कोई डिसऑर्डर्स हैं जिसके वजह से वो क्लॉट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है। और आगे अगर बात करें कि INR क्या होता है, तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो होता है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था WHO द्वारा, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था 1983 में। ठीक, ये जो होता है डिफरेंट, जैसे में डिफरेंट लैब्स होते हैं वो पीटी का टेस्ट लगाते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन डिफरेंट लैब्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड रिएजेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा यूज करते हैं वो सेम कंसंट्रेशन में प्लाज्मा का यूज करते हैं। उसके कारण डिफरेंट लैब्स के जो रिजल्ट होते हैं डिफरेंट आते हैं। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए WHO ने क्या किया कि उसको कैलिब्रेट कर दिया, और कैलिब्रेट करके एक रेंज बना दिया जिसके में जितने भी लैब्स के रिजल्ट आते हैं तो उसी रेंज के अंदर अगर आ रहे हैं तो वो सही है, नहीं आ रहे हैं तो गलत रिजल्ट आ रहा है। ये होता है INR कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि पेशेंट का PT का रिजल्ट निकालना होता है। PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम का रिजल्ट जब आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल PT से उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी जितना हमारा नॉर्मल रेंज होता है उससे हम लोग पेशेंट का जितना आया होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट करने के लिए INR के बारे में। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।